प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरम देव, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर, राजस्थान से। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम अलंकारों की श्रेणी में अपहनुति अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं अपहनुति अलंकार के बारे में। अपहनुति अलंकार का लक्षण है प्रकृतं प्रतिसिद्धान्यस्य स्थापनं स्यादपहनुति। अर्थात प्रकृतम, प्रकृति यानी प्रस्तुत विषय को प्रतिषिद्ध यानी प्रतिषेध, निषेध करके अन्य स्थापनम, किसी दूसरे की स्थापना करना, अर्थात प्रस्तुत विषय के स्थान पर किसी अप्रस्तुत विषय की स्थापना करना अपहनुति स्यात्, अपहनुति कहते हैं। अपहनुति का अर्थ है प्रकृत सत्य वस्तु का छिपाना और उसके स्थान पर अप्रकृत वस्तु को बताना। ऐसे स्थल पर अपहनुति अलंकार होता है। यह अर्थालंकार है। अपहनुति अलंकार के संबंध में कहा गया है कि इहापि, यहाँ भी, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्धमेव, अर्थात यहाँ भी, अर्थात अपहनुति अलंकार के संबंध में जो लक्षण कहा गया है, उस लक्षण में कवि प्रौढ़ोक्ति, कवि के द्वारा जो कल्पना है, वही सिद्धमेव, सिद्धकारी होती है। अर्थात कवि के कल्पना के प्रसूत ही प्रस्तुत विषय पर अप्रस्तुत विषय का अधिरोहण होता है। तो यह अपहनुति अलंकार भी वही होता है जहाँ प्रकृत का यह निषेध और अप्रकृत की यह स्थापना कवि की कल्पना प्रसूत होती है, अन्यथा नहीं। इसको उदाहरण के द्वारा हम समझें। अपहनुति अलंकार का उदाहरण है कि नेदम नभो मंडलमंबुराशीर नेताश्च तारा नभफेन भंगः नायं शशिकुण्डलिता फणीन्द्रो नासौ कलंकशयतो मुरारिः। अर्थात इदम यानी यह है, नभो मंडल यानी आकाश मंडल, न यानी नहीं है, अपितु क्या है, अंबु राशि समुद्र है। एता यानी ये, तारा तारागण, न यानी नहीं है, अपितु नव फेन भंगा, नवीन फेन यानी झाग के टुकड़े या खंड हैं। अयम शशि, न यह चंद्रमा नहीं है, अपितु कुंडलितः फणीन्द्रो, कुंडली लगाकर स्थित शेषनाग है। असौ यानी यह, कलंक न, चंद्रमा पे स्थित कलंक नहीं है, अपितु मुरारी ही शयता, भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रकृत विषय हैं, प्रस्तुत विषय हैं, आकाश मंडल, तारागण, चंद्रमा और चंद्रगत कलंक, उनके स्थान पर अप्रस्तुत समुद्र, फेनखंड, फणींद्र और मुरारी के शयन की जो कवि ने कल्पना की है, ये सभी क्या हैं, कवि की कल्पना प्रसूत हैं। इसलिए प्रस्तुत उदाहरण में प्रस्तुत विषय नभोमंडल, तारागण, शशि और कलंक का निषेध करके इनके स्थान पर अप्रस्तुत समुद्र, फेनखंड, फणींद्र तथा मुरारी के शयन की जो स्थापना कवि ने अपनी कल्पना से उत्पन्न की है, इसलिए यहाँ पर अपहनुति अलंकार है। आइए इसको एक और उदाहरण के द्वारा हम समझें कि दशानन किरीटेभ्यस्तत्क्षणं राक्षसश्रियः मणिव्याजेन पर्यस्तः पृथिव्याम अश्रुबिंदवः। अर्थात दशानन यानी रावण के किरीटेभ्य, मुकुटों से, तत्क्षण उसी क्षण, राक्षस श्रिय राक्षसों की राजलक्ष्मी, अश्रुबिंदव राजलक्ष्मी के जो अश्रु आंसुओं की बूंदें हैं, वो मणिव्याजेन मणियों के ब्याज से पृथिव्याम पृथ्वी पर पर्यस्ता बिखर गई, गिर पड़ी। तो यहाँ पर प्रस्तुत उदाहरण में जो प्रस्तुत पदार्थ मणियों का ब्याज द्वारा प्रतिषेध कर अप्रस्तुत विषय आंसुओं की स्थापना की गई है कवि ने अपनी कल्पना के द्वारा, कि रावण का जब मुकुट गिरा
तो उसमें से जो मणि रत्न लगे हुए थे वो टूट कर गिरे थे, वो मानो मणि रत्न नहीं थे, अपितु कवि ने कल्पना करके की है कि वो राक्षसों की राजलक्ष्मी के आंसू गिर रहे थे। तो यहाँ पर प्रस्तुत विषय मणियों के स्थान पर आंसुओं की बूंदों की जो कल्पना कवि ने की है, इसलिए प्रस्तुत विषय का निषेध करके अप्रस्तुत विषय की जो स्थापना कवि ने अपनी काव्य प्रतिभा और कल्पना के बल पर की है, इसलिए यहाँ पर अपनौती अलंकार की सृष्टि हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अपहनुति और रूपक अलंकार, इन दोनों में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं कि दोनों ही आरोप मूलक अलंकार हैं, अर्थात दोनों में प्रस्तुत विषय पर अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है। परंतु रूपक में तो केवल आरोप ही होता है, पर अपहनुति में तो प्रस्तुत विषय का निषेध करके अप्रस्तुत विषय का आरोप कर दिया जाता है, अर्थात प्रस्तुत विषय को पूरी तरह निषेध करके और जो अप्रस्तुत विषय है उसको सिद्ध करने की ज़्यादा कोशिश की जाती है, इसलिए वहाँ पर अपनुति की सृष्टि हो जाती है। तो ये रूपक और अपनुति अलंकार के मध्य सूक्ष्म अंतर है। तो विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आपको अपनुति अलंकार निश्चित ही समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिकाधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।